नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम ईथर का सामान्य सूत्र, उसका नामकरण और उसको बनाने की विधियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ईथर के भौतिक गुणों के बारे में और इसके रासायनिक गुणों के बारे में। ईथर में जो COC क्रियात्मक समूह के कारण ध्रुवणता आ जाती है, जिससे इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कुछ अधिक होते हैं, लेकिन संगत एल्कोहलों की तुलना में बहुत कम होते हैं। इसका कारण एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध का पाया जाना है। दूसरी तरफ ईथर की जल में विलयता एल्कोहल के लगभग समान होती है, क्योंकि इनमें जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे हम बात करें डाई एथिल या डाई अल्किल ईथर की, तो ये डाई अल्किल ईथर के साथ इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ये जल में विलय हो जाता है। और इसके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो सिंपल जो इसके समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। विभिन्न ईथर के हम क्वथनांक और सारणी में देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें हम, तो ईथर अपेक्षाकृत अक्रियाशील होते हैं तथा क्षारों, ऑक्सीकारकों व एवं अपचायकों के प्रति स्थायी होते हैं। ऑक्सीजन पर उपस्थित दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लुईस क्षार होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस अम्ल होता है। तो इसके क्षारीय गुण होते हैं। कई खनिज अम्लों के साथ ये क्रिया करके लवण बनाता है। जैसे ईथर की अभिक्रिया जब HBr के साथ करवाई जाती है तो डाई अल्किल ऑक्सोनियम ब्रोमाइड बनाता है। H2SO4 के साथ करवाने पर डाई अल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। इसी प्रकार BF3 और RMJ के साथ भी ये विभिन्न प्रकार के लवण बना लेता है। जल अपघटन करने पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो ये एल्कोहल में टूट जाता है। हेलो अम्लों के साथ क्रिया करवाने पर ये टूट जाता है एल्कोहल और एल्किल हैलाइड में। HI के साथ क्रिया कराने पर ये 2 मोल एल्किल आयोडाइड में टूटता है। HBr के साथ करवाने पर भी 2 मोल एल्किल ब्रोमाइड में टूट जाता है। और जब एनिसोल की रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं तो फिनॉल प्लस मेथिल आयोडाइड में ये टूट जाता है। हैलोजन अम्लों की जो क्रियाशीलता का क्रम है ईथर के प्रति वो HI, HBr और HCl होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है ईथर के साथ वो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड। मैकेनिज्म SN1 और SN2 दोनों प्रकार से हो सकती है। डिपेंड करता है कि ईथर कौन सा काम में लिया जा रहा है, उसके साथ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप कौन से हैं। ईथर के साथ जो HI की रिएक्शन है उसके द्वारा मेथोक्सी समूह की गणना की जाती है, जिसे हम जिसेल विधि कहते हैं। इस विधि में मेथोक्सी समूह की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में ईथर की HI के साथ क्रिया करवाई जाती है। इस अभिक्रिया में ईथर की ज्ञात मात्रा को सांद्र हाइड्रोआयोडिक अम्ल के आधिक्य में एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। मेथिल आयोडाइड की वाष्प बनती है, जिसे ठंडे एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करने पर सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बनता है तथा उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार मेथोक्सी समूह की प्रतिशत मात्रा की गणना की जा सकती है। किस विधि से करते हैं? जिसेल विधि से। क्या काम में लेते हैं? HI और SgNO3। सबसे पहले हम ऐसे जो ईथर है मेथोक्सी ग्रुप जिनमें पाया जाता है उनकी रिएक्शन HI से करवाते हैं, जिससे मेथिल आयोडाइड बनता है। फिर मेथिल आयोडाइड को हम HgNO3 से रिएक्ट करवा के सिल्वर आयोडाइड के अवक्षेप प्राप्त करते हैं और उनको सुखाकर उनका भार ज्ञात करके आयोडीन की मात्रा निकालते हैं और उसके आधार पर हम मेथोक्सी ग्रुप की संख्या ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ।
ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं 2 मोल और साथ में POCl3। एसिडीकरण करवाने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एस्टर और एल्किल क्लोराइड बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करने पर भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। जब ईथर की अभिक्रिया BF3 की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच में इंसर्ट हो जाता है और एस्टर का फॉर्मेशन करता है। हेलोजनीकरण, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है ईथर का हेलोजिनेशन। ये सूर्य के प्रकाश में अलग उत्पाद बनाती है और अंधेरे में अलग उत्पाद बनाती है। तो 2 तरह की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। ईथर सूर्य के प्रकाश में हेलोजन के साथ क्रिया करके हेलोजनीकृत व्युत्पन्न बनाते हैं। जब क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में भी क्रिया करवाई जाती है तो ये पर क्लोरो डाई एथिल ईथर यानी कि जितने भी हाइड्रोजन हैं एल्किल ग्रुप के ईथर से जुड़े हुए वो सारे ही क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन जब यही अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाते हैं तो केवल अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ आपको याद रखने जैसी है कि जब हेलोजनीकरण करवाया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में तो सारे हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा रिप्लेस होकर पर क्लोरो डाईएथिल ईथर बनते हैं और अनुपस्थिति में केवल अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन दोनों तरफ से रिप्लेस होकर अल्फा डैश डाईक्लोरो डाईएथिल का ईथर का फॉर्मेशन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया आती है पेरोक्साइड का निर्माण। ईथर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी पेरोक्साइड बनाती है। ईथर का आसमन करने पर यह पेरोक्साइड बचा रहता है जो विस्फोट के साथ जलता है। ईथर को जब फेरस अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ हिलाया जाता है तो लाल रंग उत्पन्न होता है जो ईथर में पेरोक्साइड की उपस्थिति को इंगित करता है। अब ईथर जो है उसमें पेरोक्साइड बना के नहीं बना उसका टेस्ट कैसे करेंगे हम, इसमें क्या मिलाएंगे फेरस अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम थायोसाइनाइड। तो कौन सा कलर आएगा हमारे पास, लाल रंग आएगा जो ये बताता है कि इसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है इसकी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन। ईथर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड आके ऑक्सीकृत होकर एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हमने ईथर की देखी। धन्यवाद।